सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे। विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले दिखाते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होने की उम्मीद। विपक्ष रख सकता है ड्राफ्ट को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव। शराब घोटाले में केजरीवाल के पेश न होने पर कोर्ट 4 बजे सुनाएगी फैसला। 5 समन पर भी हाजिर न होने पर अदालत में ईडी की याचिका। कर्नाटक सरकार का दिल्ली में प्रदर्शन, केंद्र पे कर्नाटक के साथ भेदभाव का आरोप। 5 सालों में कर्नाटक को हुए नुकसान की भरपाई की मांग। बीजेपी के साथ आरएलडी का हो सकता है गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी को लोकसभा की 4 सीटों का मिला ऑफर। वायु शक्ति 2024 अभ्यास के लिए जोधपुर वायुसेना स्टेशन में जोरदार तैयारियां। 17 फरवरी से शुरू होगा अभ्यास। राफेल, प्रचंड और अपाचे दिखाएंगे अपनी ताकत। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना इन दिनों ऐसे युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटी है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। 17 फरवरी से शुरू होने वाले वायु शक्ति युद्धाभ्यास में भारत के सबसे ताकतवर हवाई योद्धा हिस्सा ले रहे हैं। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स इस युद्धाभ्यास में अपनी ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन करने वाली हैं। जैसलमेर का आसमान देगा हिंद के शौर्य का प्रमाण। अब गरजेंगे वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमान। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। वायुसेना के ये योद्धा तैयार हो रहे हैं अपने पराक्रम के प्रदर्शन के लिए। राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज के लिए। 17 फरवरी से आसमान के ये लड़ाके जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान करीब 2.25 घंटे तक ये फाइटर जेट्स 2 किलोमीटर की जमीन पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। इस अभ्यास के दौरान 40 से 50 टन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये युद्धाभ्यास वायुसेना के लिए बेहद अहम है। इससे पहले साल 2019 में वायु शक्ति युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया था। अब 5 साल बाद एक बार फिर आसमान के प्रहरी पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में वायुसेना दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का अभ्यास भी करेगी। जोधपुर एयरबेस पर इन दिनों इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। Airforce Station Jodhpur is one of the biggest air bases of the Indian Air Force and is one of the primary air base for launching a plethora of aircraft towards exercise Vayu Shakti 24. The aircraft which are likely to operate from here are the versatile Su-30 MKI and our newest induction, the Rafale aircraft. A number of weapons will be fired by these aircraft. Some of the weapons which will be fired by Rafale constitute of air-to-air missiles, and Su-30 MKI will be carrying out carpet bombing, where they will be using a number of 1,000-pounders. The aim of this exercise is to revalidate our concept of operations, and the exercise will get as real as it can be. यह अभ्यास कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इस साल इस एक्सरसाइज में वायुसेना के 121 विमान हिस्सा ले रहे हैं। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगुआर, हॉक, C-130J हरक्यूलिस और तेजस जैसे ताकतवर विमान, चिनूक, अपाचे और Mi-17 प्रचंड और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर और आकाश और समर जैसे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें अपना दम दिखाएंगी। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान एयरफोर्स के विमान
कई किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के छिपे हुए टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास करेंगे। लंबी दूरी की लड़ाई में कई बार लड़ाकू विमानों को कई एयरबेस के साथ तालमेल बनाना पड़ता है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में इसका अभ्यास भी किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना आर्मी के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन का हुनर भी दिखाएगी। भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को पहले से तैयार रखना ही देश को सुरक्षित रखने का अचूक मंत्र है। वायुसेना ये बखूबी जानती है। यही वजह है कि पूरे साल सेना का युद्धाभ्यास चलता रहता है। इस बार वायु शक्ति युद्धाभ्यास में वायुसेना पूरे दमखम के साथ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगी। ये ऐसा युद्धाभ्यास होगा जिसे देखकर देश के दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी और हिंदुस्तान की ताकत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाइयां देने के मकसद से दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में डेफसैट डिफेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आज से शुरू इस कॉन्फ्रेंस में डिफेंस और स्पेस से जुड़ी तमाम एजेंसियां और लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस एक्सपो में सेना के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी की अहमियत पे जोर दिया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी सेना के लिए किस तरह मददगार साबित होगी, इस एक्सपो में यही दिखाने की कोशिश की गई है। इस डेफसैट में एक विदेशी कंपनी को छोड़कर सभी भारतीय कंपनियां हैं जो इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, सबसे पहले तो यही बताइए कि इस एक्सपो में क्या कुछ खास आपको देखने को मिल रहा है। मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक कंपनी को छोड़कर सारी कंपनीज जो हैं वो इंडियन ही हैं, यानी मेड इन इंडिया पर ही जोर दिया जा रहा है इसमें भी। जो डेफसेट है, डिफेंस सैटेलाइट एक्सपो जिसे हम कह सकते हैं, इसकी शुरुआत आज राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट मानेकशॉ सेंटर में हो चुकी है। 3 दिवसीय ये जो है सैटेलाइट एक्सपो है जिसपे खासकर जो है वो भारतीय कंपनियों ने भाग लिया है। जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं उनके लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप करती आई है या फिर आने वाले समय में कर सकती है, ऐसी कंपनियों को इस जो डिफेंस एक्सपो है उसमें जो है जगह दी गई है। जो अगर हम बात करें हमारी डिफेंस फोर्सेज की, तो कम्युनिकेशन, नेविगेशन और जो है सर्विलांस के लिए जो है वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। और कई भारतीय कंपनियां जो है वो डिफेंस की इस ताकत को बढ़ाती आई है। एक कंपनी है जो ये है कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसको बनाया है। सर थोड़ा सा इस डिवाइस के बारे में अगर आप हमें बता दें, डिफेंस के किस सेक्टर में ये इस्तेमाल है? हाँ, ये हम लोग बेसिकली टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट बनाते हैं जो कि कम्युनिकेशन सिग्नल्स को या नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं तो आप ये सैटेलाइट के थ्रू न्यूज़ रूट हो रही है। सैटेलाइट की अप लिंक डाउन लिंक को अगर आपको मॉनिटर करना है तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट उसके लिए हेल्प करता है। इसके अलावा जो सैटेलाइट में डिफरेंट कंपोनेंट्स लगते हैं जिनसे ये ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों पॉसिबल होता है, उस कंपोनेंट की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भी ये इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। शगुफ्ता अदिति, मैं आपको और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो दिखाना चाहूंगी। खासकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रीयूजेबल रॉकेट्स है। एक कंपनी जो मेक इन इंडिया कंपनी है, भारत की कंपनी है जो डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाती है। एक डेमो जो है वो यहाँ पे रखा गया है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या है ये रीयूजेबल रॉकेट? So हम लोग बना रहे reusable rocket, so it's a fully reusable rocket. So the main thing is कि हमको रॉकेट ऐसा बनाना है so it can be used as like कि जैसे प्लेन हम लॉन्च करते लैंड करते वैसे हम रॉकेट टेक्नोलॉजी में चाहते हैं, बिकॉज रॉकेट्स एक बार यूज होकर थ्रो कर देते हैं। नाउ वी वांटेड टू चेंज दिस थिंग, मेकिंग रॉकेट की ऐसा बनाना है कि दैट वो हर एक मिशन के लिए एक सिंगल रॉकेट इनफ हो। लाइक ये रॉकेट हमने डिजाइन ऐसा किया है कि हम इसमें से छोटे सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, बड़े सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, इंटरप्लैनेटरी मिशंस लॉन्च कर सकते हैं, इवन कार्गो एंड क्रू मिशन टू स्पेस स्टेशन भी लॉन्च कर सकते हैं। सो द रॉकेट इज डिजाइन टू कैरी ऑल काइंड ऑफ थिंग। द मेन थिंग इज दैट हम इसको सिंपल बनाना चाहते हैं। लाइक वी वांटेड टू मेक दिस थिंग विद स्टेनलेस स्टील। मैं आपसे आपकी कंपनी के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अलग से जो है वो स्टॉल्स भी लगाए गए। हाँ, सो दिस इज ये हमारा एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया था फॉर स्टार्टअप्स। सो स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिशियल होता है कि दैट दे कैन नॉट गिव हायर मनी फॉर द स्टॉल। सो द डेफसेट हैज, सो दिस इज अ स्पेक्ट्रल प्राइवेट लिमिटेड, वी आर इनकॉर्पोरेटेड इन दिल्ली।
और हम 3 साल से रॉकेट्स बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। एंड अभी हमको टी हब के थ्रू इंक्यूबेशन मिला है, तो अभी हम हैदराबाद मूव कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग टेस्टिंग रॉकेट। जो चाइना है, जो हमारा पड़ोसी देश है, जापान है, अमेरिका है, वो स्पेस में जो है वो अपनी जगह मजबूत करने पे लगा, लेकिन भारत की जो डिफेंस फोर्सेस है वो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को जो है वो बढ़ावा दे रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं। एक और टेक्नोलॉजी है जो रडार सिस्टम होते हैं, उन्हें मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे एक मॉनिटर सिस्टम जो है वो भारतीय कंपनी की तरफ से बनाया गया है। सर थोड़ा सा बनाया जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए और थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में। हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हैं और हम लोग जो हमारी जो टेरेन है उसके अंदर एक एक्सट्रीमली नेगेटिव टेम्परेचर, आई कैन से इट्स अ वेरी लो टेम्परेचर, जहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड रहता है, जहाँ पे एक आम आदमी सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको एक 40 किलो का या 50 किलो का यूनिट लेके जाना, like it's basically it's a very tough task, I can say. So what we have done is we have make some kind of a small and compact system, including lightweight. Like this is the one of the antenna. हाँ, ये हमने अपना एक एंटीना बनाया है जिसके अंदर हम लोगों ने कार्बन फाइबर को यूज किया है जो कि लाइट वेट है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट वेट होने के बजाय के साथ साथ इसको अगर आप कहीं पे भी डैमेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल एनक्लेचर में आप उसको कर सकते हैं, बट इसके अंदर आप अगर इसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे तब भी ये डैमेज नहीं होगा। दिस इज हार्डकोर 100% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोगों ने यूएस कंपनीज के साथ टाई अप किया है। हम लोग एवकॉम के साथ हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। पहले ये इम्पोर्ट होता था, अभी हम जो है मेक इन इंडिया में बना रहे हैं जो कि 40% टीओटी है। सो नामिका बहुत बहुत देखा कि जो भारतीय कंपनियां नामिका मैं यही कहना चाह रही थी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ सहूलियत की सौगात तो देता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कई खतरे भी सामने आते जा रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पे कई मशहूर हस्तियों के फेक वीडियोस देखे होंगे। एआई और डीप फेक तकनीक से बनाए गए ये वीडियोस बिल्कुल असली लगते हैं। ये अपने आप में बड़ी समस्या है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डीप फेक के जरिए ठगी भी की जा सकती है। किसी एक आदमी को ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को लूटा जा सकता है। हांगकांग में कुछ ऐसा ही हुआ। साइबर ठगों ने एक एमएनसी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनके 200 करोड़ का चूना लगा दिया। देखिए किस तरह। ये नई तकनीक का कमाल है। अलग शहर, अलग देश में बैठे लोग एक साथ स्क्रीन पर जुट जाते हैं, बातचीत हो जाती है, ऑफिशियल मीटिंग हो जाती है। अब तो दफ्तर से जुड़ी ज्यादातर मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर हो जाती है। चलिए अब दूसरी तकनीक भी देख लीजिए। एक चेहरे पर दूसरी शक्ल ऐसे फिट हो गई कि पहचान करना नामुमकिन है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तस्वीर है, इसे बाकायदा वीडियो में तब्दील किया जा सकता है। बदली हुई आवाज लगाई जा सकती है, यानी देखने या सुनने में जरा भी फर्क नहीं होगा, आंखें धोखा खा जाएंगी। ये तकनीक है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक की। तकनीक कोई भी हो, उसका गलत इस्तेमाल मुमकिन है और यही हुआ हांगकांग में। वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके 1 या 2 नहीं बल्कि 212 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। सब कुछ आंखों के सामने हुआ और साइबर ठग आंखों से काजल चुरा कर ले गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फ्रॉड और अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह खतरा भारत में भी है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्रिमिनल्स ने मल्टीनेशनल कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ बनकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में सीएफओ समेत दूसरे कर्मचारी भी जुड़े। सभी ने मिलकर कंपनी के हांगकांग ऑफिस में कॉन्फ्रेंस कॉल की और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। हांगकांग ऑफिस के कर्मचारी ने सीएफओ की बात मानते हुए पैसे ट्रांसफर कर दी। हैरत की बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस कॉल में सीएफओ समेत दूसरे सभी कर्मचारी नकली थे, लेकिन सभी इतने वास्तविक लग रहे थे कि ऑफिस का कर्मचारी पहचान नहीं पाया।
चलिए अब आपको केदारनाथ में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। केदार घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जहां एक तरफ बर्फ आपको दिखाई देगी, वहीं दूसरी तरफ और भी नजारे आपको दिखाई देंगे। पूरी केदार घाटी बर्फ से ढक गई है। मतलब केदारनाथ मंदिर की छत से लेकर प्रांगण तक बर्फ का ही राज है। इसी बर्फ पे लोग जो है मौजे भी कर रहे हैं। पैदल मार्ग हालांकि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। मंदिर के पास बनी धर्मशालाएं और पुजारियों के मकानों की छत पर भी सफेदी ही छाई है। केदारनाथ ही नहीं, चारों धाम बर्फ से ढक चुके हैं। यही कहा जा रहा है कि केदारनाथ का बर्फमय श्रृंगार हो गया है। 4 फीट बर्फ यहाँ पर जमी है। केदारनाथ धाम को देखकर ऐसा लग रहा है मानो महादेव बर्फ के बीच में ध्यान में लीन हो। कुदरत ने एक बार फिर विश्वविख्यात केदारनाथ धाम को सफेद चादर ओढ़ा दी है। केदार नगरी में 4 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। पूरा मंदिर परिसर सफेद हो चुका है। नहीं, मंदिर के आगे स्थापित नंदी महाराज की प्रतिमा पूरी तरह बर्फ से ढक गई है। मतलब केदारनाथ मंदिर की छत से लेकर प्रांगण तक बर्फ का राज है। इतनी बर्फ गिरी कि उसमें पैदल मार्ग तक गायब हो गया। मंदिर के पास बनी धर्मशालाएं और पुजारियों के मकानों की छत पर भी सफेदी छाई हुई है। 3 दिनों की बर्फबारी के बाद जब धूप खिली तो केदारनाथ धाम के पहाड़ चांदी की तरह चमकने लगे। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी से माहौल खुशनुमा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ है। चारों ओर बर्फ का साम्राज्य पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की बहार आई हुई है। बर्फ से ढके पहाड़ पर घुमावदार सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। पेड़ों पर सफेदी की चमकार साफ दिख रही है। बर्फबारी से पटी सड़कों पर सैलानी गाड़ियों से सुहाना सफर करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में चारों धाम श्वेत श्रृंगार से दमक रहे हैं। कहा जा सकता है कश्मीर से लेकर उत्तराखंड की वादियों तक बर्फ के फाहों ने मौसम की रंगत बदल दी है। बर्फबारी की ये 7 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ों की खूबसूरती को बखूबी बयां करती। कुदरत मेहरबान होती है तभी ऐसे सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पे कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, तभी वहां के पहाड़ों की रंगत निखर सी आई है। मौसम के इस बदले हुए मिजाज के बाद अब इन पहाड़ों को सैलानियों की भीड़ बढ़ने का इंतजार है। ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर पेड़ पौधे तक सब कुदरत के करिश्मे से ढके हुए हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के डलहौजी का कुछ ऐसा ही खूबसूरत नजारा है। आलम यह है कि होटल में सैलानियों की बालकनी तक में बर्फ दस्तक दे चुकी है। अब जरा इस होटल को देखिए। यहाँ सजावट के लिए लगाए गए गुलदस्तों पर बर्फ उगाई है। इसी तरह सजावट के लिए बनाया गया फव्वारा भी सफेद हो चुका है। बढ़िया स्नोफॉल डलहौजी में तकरीबन 7 इंच के करीब और उसके आसपास डैनकुंड लक्कड़बंदी में 1.5 फुट के करीब हुई है। तो टूरिस्टों का डेफिनेटली आना जो है अब सुनिश्चित है, बिकॉज डलहौजी वैसे भी वेरी वेल कनेक्टेड है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, अमृतसर एयरपोर्ट का है, जम्मू एयरपोर्ट का सवाल है, तो डलहौजी की कनेक्टिविटी और रोड जो है बिल्कुल खुले हैं और हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं टूरिस्ट को, ताकि वो भी आएँ और स्नो का लुत्फ उठाएं और डलहौजी की वादियों को दिखाएं। डलहौजी की जो ग्रीन और ये वाइट कॉम्बिनेशन है, ये पूरे इंडिया में बहुत कम है। बर्फबारी के बाद पेड़ों और पत्थरों पर एक नया डिजाइन बन गया है। और तो और सड़क पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की सफेद मोटी परत चढ़ गई है, जिसने इस हिल स्टेशन की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं उत्तराखंड का बागेश्वर भी बर्फोत्सव से सराबोर है। वहां जरा जरा सी दूरी पर पर्यटक बर्फ में मौज मस्ती करते दिख जाएंगे। इसी तरह रोहतांग में अटल टनल के पास भी सफेदी बिछी हुई है। वहां कई फीट तक गिर चुकी बर्फ ने सब कुछ ढक दिया है। वहां हालात ये है कि किधर सड़क है और कहां जमीन, अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि वहां बर्फ को हटाने वाली मशीनें काम पर लगी हुई हैं, जो सड़क पर गिरी बर्फ को तेजी से काटते हुए किनारों की तरफ फेंक देती है। प्रशासन की कोशिश है कि बर्फबारी से बंद किसी भी सड़क को
जल्द से जल्द खोल दिया जाए ताकि पर्यटकों की मौज मस्ती यूं ही चलती रहे। चंबा से विशाल आनंद, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे। देखिए, बर्फबारी सिर्फ पर्यटकों के लिए सुनहरा मौका नहीं बल्कि बर्फ से पटे पहाड़ खेल प्रेमियों को भी काफी पसंद आते हैं। तभी तो कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच लद्दाख में विंटर गेम्स में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया, जबकि उत्तराखंड के औली पहुंचे कई लोगों ने स्कीइंग में हाथ भी आजमाया। तो खूबसूरत मुकाबला यहाँ चलता हुआ दोनों महिलाओं के। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। दूर दूर तक बिछी बर्फ पर हॉकी खेलते खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। ये खूबसूरत तस्वीरें लद्दाख के द्रास की हैं, जहां खिलाड़ी अपने हाथों में हॉकी स्टिक थामे और पैरों में स्केट्स पहनकर रोमांचक मुकाबले में उतरे हैं। द्रास विंटर कार्निवाल के तहत आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहां आइस हॉकी के अलावा तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें जीत हासिल करने वाली टीम को सम्मानित किया गया। अब इस आयोजन की वहां खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इसने द्रास की युवा प्रतिभा को मंच प्रदान किया है। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि आइस हॉकी के रिलेटेड और बहुत सारे गेम्स के रिलेटेड। यहाँ पे तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे द्रास में आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट, हमारे जो बच्चों का टैलेंट है वो, ताकि दुनिया को पता चला कि हमारे द्रास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है। द्रास विंटर कार्निवाल में खेलों के अलावा वहां की संस्कृति से भी लोगों को रूबरू होने का मौका मिला। इसी तरह लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ। वहां भारतीय सेना और हिमवीर के नाम से मशहूर आईटीबीपी के जवानों के बीच आइस हॉकी का फाइनल मुकाबला खेला गया। बर्फबारी से लदी घाटी में इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक भी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड के औली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहां हुई भारी बर्फबारी से विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि इस समय वहां 2 से 3 फीट तक बर्फ दिखाई दे रही है। चटक धूप के बीच औली की तस्वीर इस कदर दिख रही है मानो कुदरत ने औली को एक बार फिर से सजा दिया हो। इस भारी बर्फबारी के बाद वहां बड़ी संख्या में सैलानी स्कीइंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। औली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 22 जनवरी को दुनिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गवाह बनी। लोगों ने रामलला के भव्य मंदिर में उन्हें विराजते हुए देखा। उनके करीब 1 महीने बाद देश को एक और विराट मंदिर मिलने जा रहा है। राजस्थान के पाली में बन रहा ये शिव मंदिर खुद में बेहद खास है। आसमान से देखने पे ये ओम की आकृति का नजर आता है। देखिए कितना खास है ये मंदिर। ये ओम शब्द किसी किताब पर नहीं लिखा गया है, बल्कि इसी ओम शब्द से एक पूरा भव्य मंदिर बना दिया गया है। जगह है राजस्थान का पाली, जहां इस मंदिर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें ये ओम शब्द उभर आया। ये मंदिर करीब 30 वर्षों की मेहनत है। इसे बनाने का काम जनवरी 1995 में शुरू हुआ था। अब इसका लोकार्पण समारोह इसी महीने 19 फरवरी को होगा, जिसमें पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत दूसरे आयोजन भी किए जाएंगे।
ओम आश्रम इसका नाम रखा है कि ओम आश्रम कि सारे विश्व के अंदर में ये एक ऐसा ही होगा जो आप अपने यहाँ से ये ओम के आश्रम में आ जाएगा। इस भव्य ओम मंदिर का क्षेत्रफल 185 मीटर है। इसकी ऊंचाई 38 मीटर है। इसे गुलाबी पत्थर से तैयार किया गया है। इसमें वास्तुकला का भी खास ख्याल रखा गया है। इस ओम आश्रम में भगवान शिव की 1008 अलग अलग मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर परिसर में कुल 108 कमरे हैं। इसका शिखर 135 फीट ऊंचा है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में 60 देशों से मेहमान पहुंचेंगे। इस ओम आश्रम की स्थापना विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने 23 जनवरी 1995 में की थी। तब से लेकर अब तक 29 वर्ष हो चुके हैं और उस ओम इमारत में 4 खंड है। एक इमारत भूगर्भ में पूरी की मंदिर गुफा के रूप में है, जो साधकों के लिए साधना हेतु है। 3 इमारत आपको बाहर दिखाई देती हैं, जिस सभी पूरे ओम के अंदर में 108 कक्ष है। मध्य भाग में हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री श्री 1008 स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की समाधि सप्तऋषियों से अलंकृत है। भगवान शंकराचार्य की समाधि भी वहां स्थित है। जाहिर है ये ओम मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में अहम है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी और मजबूत करेगा। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंदिरों के इस अद्भुत दृश्य को देखकर कहा जा सकता है कि ये वक्त सनातन धर्म का स्वर्णकाल है। 1 महीने के भीतर देश से लेकर दुनिया तक हिंदू मंदिरों की स्थापना हो रही है। 22 जनवरी को अलौकिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और अब ओम शब्द से उभारा हुआ शिव मंदिर दुनिया को मिलने वाला है। इसे बनाने का काम जनवरी 1995 में शुरू हुआ था। अब इसका लोकार्पण समारोह इसी महीने 19 फरवरी को होने जा रहा है। वहीं इन 2 भव्य मंदिरों के अलावा इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में प्राचीन हिंदू शैली में बड़ा मंदिर बनकर तैयार है। इस मंदिर की भव्यता भी उसी तरह है जैसे अयोध्या का राम मंदिर और पाली का शिव मंदिर। अबू धाबी की धरती पर बने भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन इसी महीने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अब आपको मिलवाते हैं उस महिला से जिसने राम नाम के मोतियों से राम लला के लिए एक माला तैयार की है। लखनऊ की रहने वाली इस महिला ने लोगों से दान में मोती देने की अपील की थी और दान में मिले मोतियों से राम नाम लिखी सुंदर मालाएं तैयार की गई हैं, जिन्हें वो अयोध्या में नए मंदिर में विराजे रामलला को भेंट करने जाने वाली हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। उनके दर्शन के लिए रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, राम भक्त पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे राम भक्त हैं जो अपनी बारी की या दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने भी तैयारी की है। कई भक्तों ने बहुत सारे संकल्प किए थे, लेकिन लखनऊ की शिवानी जायसवाल ने ये संकल्प किया था कि वो 3 लाख से ज्यादा मोती जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं उनकी माला बना करके पहनाएंगी, चढ़ाएंगी रामलला को। हम देख रहे हैं कि जो मोती हमने अलग अलग देखे थे, अब माला उनकी तैयार हो। जी बिल्कुल, मेरा संकल्प बहुत खूबसूरती से पूरा हुआ है। मेरी जो प्रेरणा थी, मैंने जो सोचा था शायद उससे भी ज्यादा खूबसूरत तैयार हुई है। मैंने सोचा भी नहीं था कि प्रभु की माला इतनी ज्यादा खूबसूरत बनेगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। इन मोतियों की एक खास बात यह भी है कि इन पर शिवानी ने इनको अलग अलग लोगों से लिया है, यानी मोती दान, जिसको बहुत ज्यादा पुण्य पावन माना भी जाता है, वो किया है लोगों ने। लेकिन सब पर राम का नाम या सीताराम लिखा हुआ है। तो अब ये माला आप कब अर्पित करने जा रही हैं रामलला? मैं 8 फरवरी को माला अयोध्या लेके जा रही हूँ। लखनऊ विकास नगर से ये माला चलेगी।
और बेसिकली लखनऊ नहीं, मैं तो लखनपुर बोलूंगी। लखनपुर से प्रभु श्री लक्ष्मण जी की जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो सबसे चहेते भाई थे, मैं उनका प्यार, लक्ष्मण जी का प्यार बेसिकली राम जी के लिए लेके जा रही हूँ। दोनों भाइयों का मिलाप करवा रही हूँ इस माला के थ्रू। तो ये 3 लाख मोतियों की माला है, अलग अलग इनको तैयार किया गया है, लेकिन एक सूत्र में पिरोया गया है। अलग अलग तरह के मोती इसमें है और बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही ज्यादा इसमें ध्यान देकर के इसको तैयार किया गया है। कहते हैं प्रभु श्री राम अपने कार्य के लिए खुद लोगों को चुनते हैं और अपनी माला के लिए शायद उन्होंने जो शिवानी को चुना है, उनके जरिए से बहुत सारे भक्तों ने, राम भक्तों ने जो पहुंच नहीं पा रहे हैं अयोध्या, ऐसे मोती दान किए हैं। देश में कई जगह ऐसी हैं जहां बेटियों के पैदा होने को लेकर समाज में अलग नजरिया रखा जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक ऐसा गांव है जहां के लोग बच्चियों के पैदा होने पर सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसा बेटों को लेकर उत्सव मनाया जाता है। इस बार भी वहां बेटियों के जन्म पर बड़ा आयोजन हुआ, उसी की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। बर्फबारी के बीच ये खूबसूरत डांस, एक साथ झूमते गांव के लोग, यहां न तो कोई शादी हो रही है, न ही किसी की एनिवर्सरी है, लेकिन फिर भी इस खुशी की वजह कुछ खास है। ये जगह है हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, जहां के प्यूकर गांव के ये बाशिंदे लैंगिक समानता और कन्या भ्रूण हत्या को लेकर जागरूकता अभियान की मिसाल कायम कर रहे हैं। दरअसल ये मौका है पिछले 1 साल में गांव में पैदा हुई बेटियों के जन्मोत्सव का। इसके लिए ये लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए गोची उत्सव मनाते हैं। गाहर घाटी के दूसरे गांवों में भी गोची उत्सव मनाए जाने की परंपरा है, लेकिन उन गांवों में बेटे के जन्म होने पर यह उत्सव मनाया जाता है, जबकि प्यूकर ही एक ऐसा इकलौता गांव है जहां बेटियों के जन्म पर भी गोची उत्सव मनाया जाता है। इस बार ये उत्सव गांव में 2 बेटियों के जन्म पर मनाया गया। इस खास मौके पर ग्रामीणों ने अपने आराध्य देवी देवताओं के सामने सत्तू के आटे का शिवलिंग बनाया और विशेष पूजा की, जबकि शाम को तीर कमान का खेल खेला गया। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन जब से मोबाइल का जमाना आया है, तब से इसका सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया में प्रचार होने लगा। तकनीक के जरिए ऐसी पहल वाकई काबिले तारीफ है। मनमिंदर अरोड़ा, लाहौल स्पीति, गुड न्यूज टुडे। हैंडीक्राफ्ट चीजों के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर की शुरुआत हुई है। ये एक्सपो 10 फरवरी यानी शनिवार तक चलेगा। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं। ये खूबसूरत पॉट, ये दिल जीतने वाले लैंप और लाइट्स, वैलेंटाइन वीक के बीच ये प्यार भरे तोहफे, ये सब सजा है यूपी के ग्रेटर नोएडा में, जहां के एक्सपो मार्ट में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स गिफ्ट्स एंड फेयर की शुरुआत हुई है। यहां करीब 3000 भारतीय कारोबारियों ने अपने ऐसे ही सैकड़ों प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई है। इस एक्सपो में अमेरिका, स्पेन और फ्रांस समेत 100 देशों के करीब 5000 से ज्यादा खरीदारों के पहुंचने की उम्मीद है। ये बेहद खास फेयर होता है क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां पर इंडियन बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित कर सके और इसे देखने के लिए कई बाहर के देशों के जो बायर्स हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। इस एक्सपो में कई ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जिन्हें देखकर आप सीधे उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वो अनोखे हैं और खूबसूरत हैं।
कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट अब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ अब खर्च करने की क्षमता भी बढ़ गई है। लिहाजा कई कारोबारी जो पहले सिर्फ विदेशों के लिए अपनी चीजें बनाते थे, वो अब भारत में भी अपना सामान बेच रहे हैं। पहले तो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट ही हुआ करती थी और हम लोग अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से इसकी इंडिया में काफ़ी डिमांड रेज हो रही है, क्योंकि जो इंडियन लोग हैं उनको सब बाहर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप ये प्लेट्स देख रहे हैं, इन प्लेट्स को हम जो है ऐसे वॉल आर्ट भी यूज़ करते हैं और इसको हम ऐसे प्लेट भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपना इसको सर्ववेयर में भी यूज़ होता है कि इसके अंदर हम कुछ सर्व भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इस टाइप के ये प्लेट्स हैं, ये सारे हमारे पॉट्स हैं, प्लांटर्स हैं, जो हमारे आउटडोर गार्डन के लिए यूज होते हैं। मेक इन इंडिया वाला ये लाइन देखेंगे, ये उस तरह का तो नहीं, हमने अपने टेस्ट में बनाया है। आप ये देखेंगे, ये सब नट्स लगे हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये नेल्स ये लगे हैं यहाँ पे, ये पूंछ में इसकी स्प्रिंग लगा है ये, और ये वुड के ऊपर हमने इसको बनाया है। वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है, लिहाजा इसका रंग भी यहाँ देखने को मिल रहा है। भारतीय कारोबारियों के मुताबिक पिछले करीब एक दशक में इसको लेकर क्रेज काफी बढ़ा है। वैलेंटाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले 5 से 10 साल में बाहर आया है। जो आज की यंग जनरेशन है, उनके लिए ये एक दूसरे को गिफ्ट देना, विश करना, अपने वैलेंटाइन से बात करना, ये अब जो आया है एक हमारे लिए नया त्योहार है, जिसके लिए हम पिछले काफी टाइम से नए से नए प्रोडक्ट इंडस्ट्री को दे रहे हैं। मौजूदा दौर में लोगों को हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर करने की आदत पड़ गई है। इस वजह से भी तोहफों का ये बाजार एक बड़ा आकार ले चुका है। डिजिटल युग में जब सारी चीजें बदल गई है, सोशल मीडिया के युग में अब सब चीजें हम ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं और आइटम खरीदने की प्रथा भी बदल गई है। अब ग्रीटिंग कार्ड का चलन वैसा रहा नहीं, सो ऑनलाइन से ही अपन ने और व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्रचलित कर लिया है। जाहिर है तोहफों का ये मेला बेहद खास है। इसमें आम लोग भी आ सकते हैं, हालांकि वो इन तोहफों को नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये मेला खास तौर पर विक्रेताओं और कारोबारियों के लिए है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे विचार। दलाई लामा ने कहा है कि अपनी क्षमताओं को जानकर उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट पर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी लंच टाइम में कल। आप सभी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए GNT।